और इस अकेली कविता ने उन्हें ज़िंदगी में जितना बड़ी प्रसिद्धि और नाम दिया, शोहरत दी, वो बहुत बड़ी बात थी। खैर, इसके अलावा अंधेरे में जो कविता थी, या जिसकी पंक्तियां हैं, परंतु मुझको है गंभीर आवेश और मस्तक की शिराओं में तनाव दिन रात, उनकी उसी काल की मनस्थिति को उससे हमें रूबरू कराती है। और इसीलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा या भारत भूषण अग्रवाल जी जो हैं, वो मुक्तिबोध की कविता को अरक्षित जीवन की कविता भी कहते हैं, क्योंकि उनका जीवन जो है वो इसी तरह से दुख और आपदाओं से परिपूर्ण था। मानवीय त्रासदी की कविता है इनकी ये रचना। शमशेर बहादुर सिंह जी इस विषय पर लिखते हैं कि अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर अभी दूर से ही शोर मचाती कभी चुपचाप कानों में राज की बात कहती चलती है। हमारी बातें हम ही को सुनाती है और हम सब एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से भी अधिक पहचाने से लगते हैं। खैर, इसका कारण बताते हुए वो कहते हैं कि मुक्तिबोध ने जब अपने ऊपर सब कुछ झेला है, अंग्रेजी शासन, युद्धकाल, सामंती सांप्रदायिक प्रतिक्रिया, इनके प्रकाश को, तो उन्होंने जीवन भर जितनी भी पीड़ाएं झेली हैं वो उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हम तक संप्रेषित कर दी हैं। उनकी जो कविता है, ये जो जिसमें कवि अपने दुखी मन के साथ में यांत्रिक युग के संकट से भी पूरी तरह से परिचित था, और ये जो कहना चाहिए कि दो विरोधी छोर हैं वो उनकी रचना में आते हैं। ब्रह्म राक्षस कविता के माध्यम से वो जो कवि जीवन की त्रासदी वो प्रस्तुत करते हैं। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। समय की सच्चाइयों से जुड़ी हुई इनकी कविता जो है वो ब्रह्म राक्षस कविता हम देख सकते हैं। और इस कविता में भी उनका जीवन जो है उसी तरह से अपने जीवन की विडंबनाएं, पीड़ाएं तो थी ही, पर आधुनिक व्यक्ति के अवचेतन की जो आदिम आदतें और स्वभाव है वो भी इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। और बिल्कुल सही बात है कि ये जो चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह है, इसकी सारी रचनाएं ऐसी हैं जो आदमी को बेचैन कर देती हैं, और वो ना तो हमें लोरी गाकर सुलाती हैं, ना मधुरता, ना शांति के पलायनवादी संसार में ले जाने वाली रचना है, बल्कि ये ऐसी रचनाएं हैं जो हमारे मन को खपाने वाली सच्चाई से रूबरू करती हैं। और कवि जो है वो जहाँ कहीं भी उसे लगता है वो कहीं भी चूकता नहीं है और इस पीड़ा को हम तक संप्रेषित कर देता है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। मुक्तिबोध ने चांद का मुंह टेढ़ा की अधिकांश कविताओं में सामाजिक और राजनीतिक सच्चाइयों को बखूबी वर्णित किया है। परम अभिव्यक्ति की खोज की कविता है इनकी कविता, और ये जो कविता है वो बार बार ये कहती है कि परम अभिव्यक्ति यानी उनकी कविताएं जो हैं पथ ढूंढ लेने वाले बेचैन मन की अभिव्यक्ति है। ये स्वयं मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं के विषय में कहा है। और इस अधूरेपन को अपने पूरेपन या परम अभिव्यक्ति के लिए छटपटाते हुए निरंतर रचते रहे रचनाएं, और इसीलिए ये खोज का सिलसिला जो है चांद का मुंह टेढ़ा है कि बहुत सारी कविताओं में दिखाई देता है, और ब्रह्म राक्षस इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ब्रह्म राक्षस में कवि ब्रह्म राक्षस का शिष्य बनकर उस अभिव्यक्ति को पा लेना चाहता है जहाँ ब्रह्म राक्षस का शरीर, हाथ के पंजे, उसकी बाहें, उसका छाती और मुंह का लगातार धोना, मैल का छुड़ाना और उसी सुधार या संचार की ओर संकेत करता है जो जीवन में अभिलषित होता है। ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह, हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपाछप, खूब करते साफ, फिर भी मैल, बाह छाती मुंह छपाछप, खूब साफ करता है साफ, फिर भी मैल। अब संशोधन की ये प्रक्रिया जो है बहुत सारी कविताओं में देखी जा सकती है, और अन्य कविताओं का मैं उदाहरण आपको नहीं दूंगी, हम सिर्फ बात कर रहे हैं ब्रह्म राक्षस कविता की। तो मानवतावाद भी इनकी कविताओं की एक विशेषता है, जहाँ आदमी और आदमियत को जो यानी इंसानियत को
प्रमुखता देना जो है वो कवि का लक्ष्य रहा है। और इसीलिए जो रचनाकार है उन्हें लगभग तमाम आलोचकों ने एक मानवतावादी रचनाकार के रूप में माना है। भले ही इनकी रचनाओं में इस तरह का कहना चाहिए कि एक रहस्यपरक चीज़ें रही हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने मानवतावाद को पुरजोर समर्थन दिया है। और इनकी ये जो मानवतावादी भावना है उसका एक उदाहरण स्वरूप में शमशेर बहादुर सिंह जी की पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत करना चाहूँगी। मुक्तिबोध ने छायावाद की सीमाएं लांघ कर, प्रगतिवाद से मार्क्सवादी दर्शन लेकर, प्रयोगवाद के अधिकांश हथियार संभाल कर, उसकी स्वतंत्रता महसूस कर स्वतंत्र कवि के रूप में सभी वादों, पार्टियों, तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर निराला की सुथरी और खुली मानवतावादी दृष्टि को बहुत बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। खैर, ये तो पंक्तियाँ थी शमशेर जी की, लेकिन सचमुच इनकी रचनाओं में आप ये चीज़ देख सकते हैं। विद्रोह और क्रांति की कविता के रूप में भी इनकी कविता देखी जा सकती है, क्योंकि वो जीवन भर विद्रोही के रूप में रहे हैं मुक्तिबोध स्वयं, और इसीलिए उनकी रचनाओं में हमेशा ये बात बार बार उठ कर के आती है कि वो हर परिस्थिति का सामना करते चले जाते हैं। कभी अकेले में मुक्ति न मिलती, यदि वह है तो सबके साथ है। इसीलिए कवि बार बार सोचता है इस बात को कि मैं विचरण करता सा हूँ एक फैंटेसी में, ये निश्चित है कि फैंटेसी कल वास्तव होगी। और इसीलिए उन्होंने जो विद्रोह को है वास्तविकता समझ करके उसे हमेशा जीने का प्रयास किया है। एक और विशेषता इनकी रचनाओं की ये मानी जा सकती है कि रहस्य और रोमांस की कविता है। इनकी इस संग्रह की तमाम रचनाएं जो हैं वो रहस्यपरक हैं, रोमांच से भरी हुई हैं। थोड़ी सी कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी भयानक रस की भी वहाँ निष्पत्ति आपको दिखाई देती है। आतंक का सा माहौल आपको जासूसी उपन्यासों की तरह भी कभी कभी नज़र आता है। जैसे आप देखें तो ब्रह्म राक्षस की बावड़ी में भी उसी अर्थ को प्रकट करती है, जैसे कि एक डरावना वातावरण भी आपको नज़र आता है। खूब ऊंचा एक जीना सांवला, खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ वे एक अभ्यंतर निराले लोक की। और भी रचनाओं में है ये चीज़। दिमागी गोया अंधकार का औरांग उटांग, उसमें भी देख सकते हैं आप, जहाँ आदिम प्रवृत्तियों का सूचक कई सारी शब्दावली है। और अंधेरे में जो कविता है वो ज़मीन की भीतरी सतहों के नीचे की जो गुफा होती है उसकी ओर संकेत करती है, जो अवचेतन का प्रतीक है। शिल्प की विशेषताएं भी इनकी रचनाओं में है। नाटकीयता आप देख सकते हैं। नाटकीयता जैसे बार बार उठती है और निरंतर बदलती चली जाती है। स्वप्न कथा के दृश्य भी आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा इनकी रचना प्रक्रिया जो है वो भी इस तरह की विशेषताओं से भरपूर है। दूसरी बात, बिंब विधान की बात करें तो उनके बिंब जो हैं वो अवचेतन मन की जटिलता को बिंबों के माध्यम से ही प्रस्तुत करते हैं कवि जो हैं। और प्रकृति के बिंबों में भी इनके आप देख सकते हैं कि इस तरह के बिंब ज़्यादा हैं जहाँ की उदासी है, घुटन है, खौफनाक चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। और रंगबोध भी इनका बड़ा तीखा और महीन और वैविध्यपूर्ण है, जहाँ पर ये काला स्याह कंटोप या रक्तिम घाव या रक्तालोक स्नात पुरुष, सांवला चौराहा इस तरह का प्रयोग करते हैं। प्रतीक विधान के रूप में अगर हम देखते हैं तो इनकी आदिम और पौराणिक प्रतीकों में ब्रह्मराक्षस कविता को गिना जा सकता है, जहाँ शापग्रस्त प्रस्तुरीभूत मनुष्य आदि का प्रतीक जो है वो कवि को बेहद प्रिय है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रतीक हैं जो सामाजिक सच्चाई को ठोस, सघन और बांध देने वाली अभिव्यक्ति के लिए ऐसे प्रतीक लेकर के आते हैं। भाषा और शब्द विधान भी इनका काफ़ी संपन्न है और इसलिए तत्सम, तद्भव, उर्दू, अरबी, फारसी,
कई मराठी अंग्रेज़ी के शब्द भी इनकी रचनाओं में दिखाई देते हैं आपको। और एक बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुक्तिबोध की जो भाषा है वो इन तमाम वैशिष्ट्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी कहीं कहीं अनगढ़ सी होती है। कभी उसमें कोई खुरदरापन आपको महसूस होता है, कभी ऐसा लगता है कि बहुत चुभ रही है, एक नुकीलापन, एक डरावनी एक अभिव्यक्ति भी आपको नज़र आती है। और कहने का मतलब ये है कि ये जो संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, ये भाषा की अनगढ़ता और खुरदरेपन के बावजूद भी बेहद सहज और लोगों के मन के भीतर तक उतरने वाली रचना है, बशर्ते कि वो समझ में आ जाए। और ये बिल्कुल सही बात है कि इस संग्रह की कविताओं को समझ पाना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन अगर हम बार बार पढ़ लेते हैं तो उसके अर्थ की पकड़ हमारी मजबूत होती है, और उन प्रसंगों को अगर उसके पृष्ठभूमि में समझने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि भाव और शिल्प की दृष्टि से बहुत संपन्न संग्रह से मान सकते हैं हम। और कहना चाहिए कि ये इस कविता की बहुत बड़ी देन है। और शमशेर बहादुर सिंह जी की पंक्तियों के साथ ही मैं अपनी बात पूरी करती हूँ कि ये जो इनका संग्रह है, मैं मुग्ध होकर देखता कितने परिश्रम से हफ्तों और महीनों काम करते हुए वे अपनी लंबी कविता के अलग अलग हिस्सों को अपने चिंतन की ऊर्जा और कल्पना से जोड़ते हैं, सशक्त करते हैं, विस्तार देते हैं और अंततः उसे एक सूत्र कर देते हैं। वस्तुतः उनका शिल्प एक वास्तुकार का शिल्प था जो सर्वश्रेष्ठ है। तो आज की कक्षा यहीं संपन्न होती है। नमस्कार।